सेशन, थर्ड स्टडी सेशन। फर्स्ट स्टडी सेशन आपका मोस्ट प्रोडक्ट आप सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपका आ चुका है, 1 मई से ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आपका लाइव है, आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके चेक कर सकते हो, मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे है, लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो गाइज हरी अप, जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को जाके एनरोल कर लेना बाय यूजिंग दैट लिंक। और जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप यूज करेंगे सुमित 10 कोड। सुमित 10 कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर, और कंप्लीट गाइडेंस का आपका जो जिम्मा होगा दोस्तों वो मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी दोस्तों, गाइडेंस मेरा होगा और आपकी इससे सफलता जो है हम इंश्योर करेंगे। चलिए दोस्तों, होप यू आप सभी को मैं वहां पर देखूं। टेक केयर। हेलो दोस्तों, कैसे हो यार। आज एक क्लास है अपनी, बेसिकली ये आपका ई वेस्ट के ऊपर नहीं है, दिस इज़ अबाउट द सॉलिड वेस्ट एंड आई थिंक ये गलत पीपीटी खुल गई है। गाइस 1 मिनट का मेरे को आपको टाइम देना पड़ेगा, पूरा का पूरा कबाड़ा हो गया यार, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके दोस्तों, सो प्रॉब्लम अभी शायद रिजॉल्व हो चुकी है। मुझे बताओ फटाफट से, क्लास आपको दिख रहा हूँ, क्लास स्टार्ट हो गई है, चीज़ें दिख रही हैं नहीं दिख रही है, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। एवरीथिंग इज़ फाइन, अभी सब सही है ना, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है यार? अभी सब सही है। ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा था, फटाफट से चलते हैं दोस्तों। सॉलिड वेस्ट क्या होता है गाइस? सॉलिड वेस्ट की बात करें तो आपके ह्यूमन और एनिमल एक्टिविटी की वजह से जनरेट होता है। नॉर्मली सॉलिड वेस्ट क्या होता है आपका? एनवायरमेंट। अगर मैं बात करूँ सॉलिड वेस्ट को हम 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सॉलिड वेस्ट जो है इट कैन बी कैटेगराइज इनटू द 3 to 4 पार्ट, बट उससे पहले अपने को जो देखना है वो क्या है दोस्तों, सॉलिड वेस्ट होता क्या है। तो सॉलिड वेस्ट एक वेस्ट होता है जो बेसिकली अराइज होता है कहाँ से? ह्यूमन और एनिमल एक्टिविटीज़ की वजह से, आदमी और एनिमल की एक्टिविटी से जनरेट होता है आपका ये, और ये टोटली यूजलेस होता है, कोई किसी को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ठोस अपशिष्ट मानव और पशु गतिविधियों के कारण ये उत्पन्न होता है और ये बेकार का होता है, अवांछित होता है, इसका कोई भी काम हमारे लिए नहीं है, किसी भी तरीके से ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, सो अगली बात अगर मैं करूं यहाँ पर तो वो क्या है दोस्तों, सॉलिड वेस्ट के बारे में बात खत्म होती है। टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, कितने टाइप का सॉलिड वेस्ट होता है। सो गाइज मेरे पास यहाँ पर
कुछ टाइप्स मैंने डिवाइड किए हैं इसको, क्या क्या है। पहला है म्युनिसिपल वेस्ट, सबसे पहले अपने पास जो है दैट इज़ म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट की बात में अगर बात करता हूँ दैट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट, दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है मेरे पास हैजार्डस वेस्ट, और फोर्थ नंबर पर जो मेरे पास है दैट इज़ बायोमेडिकल और द हॉस्पिटल वेस्ट। कितने टाइप के वेस्ट होते हैं हमारे पास? सॉलिड वेस्ट को हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट एंड द बायोमेडिकल हॉस्पिटल वेस्ट, है ना। आपको अलग अलग देख सकते हो। देखो म्युनिसिपल वेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो म्युनिसिपल से एक वर्ड आता है म्युनिसिपैलिटी से, है ना। म्युनिसिपल वर्ड जो है ना वो मेरे पास कहाँ से आता है? म्युनिसिपैलिटी से आता है दोस्तों। और म्युनिसिपैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो देखो जो अर्बन एरिया है हमारा, भाई शहरीकरण बढ़ रहा है ना, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो गांव से लोग शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब शहर के अंदर में एक लोकल गवर्नमेंट है, गांव के अंदर में क्या होती है? पंचायत। शहर के अंदर क्या होती है? म्युनिसिपल गवर्नमेंट, है ना, म्युनिसिपैलिटी। सो गवर्नमेंट होती है आपका अर्बन एरिया में लोकल गवर्नमेंट, ग्रास रूट गवर्नमेंट, दैट इज म्युनिसिपैलिटी। इट वाज एडेड बाय इन इंडिया बाय द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। आपको पता भी है ये बात। म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज को 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद जोड़ा गया था। सो शहर के अंदर में जो लोकल ग्रास रूट का जो जिम्मेदारी होती है, लोकल लेवल पर जो गवर्नेंस है वो म्युनिसिपैलिटी करती है ना। तो कूड़ा कचरा उठाना सब म्युनिसिपैलिटी के एक में आता है, इसलिए इसको म्युनिसिपैलिटी वेस्ट कहते हैं। सो म्युनिसिपैलिटी वेस्ट में कुछ नहीं आता, जो घरों से आपका कचरा उत्पन्न होता है, जो स्ट्रीट से कचरा उत्पन्न होता है, वो सारा का सारा म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद इंडस्ट्री से जो उत्पन्न होता है दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट भी है मेरे पास। हैजार्डस वेस्ट जो मतलब हानिकारक वेस्ट होता है वो परिभाषा बताऊंगा, और बायोमेडिकल और हॉस्पिटल वेस्ट। सो बेसिकली अपने पास में 4 टाइप के वेस्ट यहाँ पर होते हैं, चारों के चारों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है? म्युनिसिपल वेस्ट के बारे में अपन बात करना चाह रहे हैं। सो म्युनिसिपल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जो घरों के अंदर से जनरेट होता है, ठीक है। क्या क्या वेस्ट होता है भाई? आपने घरों के अंदर से कोई भी आप घर में काम कर रहे हो, उससे जो वेस्ट जनरेट होता है दैट इज म्युनिसिपल वेस्ट। कंस्ट्रक्शन आपने किसी चीज़ का किया, आपने किसी चीज़ का डिमोलिशन किया, आपने कोई घर बना रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो जो वेस्ट जनरेट होगा म्युनिसिपल वेस्ट होगा। डिमोलिश कर रहे हो आप किसी भी बिल्डिंग को, वो भी होगा। सैनिटेशन रेसिड्यू, वेस्ट फ्रॉम द स्ट्रीट, जितना भी है कचरा, ये सारा का सारा कहाँ पर आएगा दोस्तों? म्युनिसिपल वेस्ट के अंदर आएगा। राइजिंग अर्बनाइजेशन की वजह से शहरीकरण आपका बढ़ रहा है, हमारे लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से जो म्युनिसिपल वेस्ट है दोस्तों वो भी बहुत बढ़ रहा है। और म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ PM पार्टिकल, है ना, PM 2.5 और PM जो है PM10 पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM10 का जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है क्या आपका दोस्तों? म्युनिसिपल वेस्ट, है ना। सो ये हमने पढ़ लिया दोस्तों, लास्ट क्लास में भी देख लिया था हमने। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट को भी हम 4 पार्ट में क्या कर सकते हैं गाइज, आपका डिवाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों एक बार सबके साथ, बाकियों के साथ शेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चे भी जो हैं वो हमारे साथ क्लास में जुड़ पाएँ और क्लास जो है वो देख पाएँ। फटाफट एक बार शेयर कर दो उनके पास, ताकि उनको भी जो नोटिफिकेशन है क्लास का वो मिल जाए और वो भी क्लास देख पाएँ। अब म्युनिसिपल वेस्ट जो होती है कितने टाइप से होते हैं? म्युनिसिपल वेस्ट को अपन देखो 4 टाइप से डिवाइड कर दिया। पहला रिफ्यूज़, दूसरा जो आपका राख, तीसरी बात करूँ मैं गार्बेज, और 4th नंबर पे क्या आता है गाइस? रबिश। कहते नहीं व्हाट रबिश, क्या रबिश है। सो आपको कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हो म्युनिसिपल वेस्ट को? 4 टाइप से, ठीक है। पहला रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ रेफर्स टू द नॉन हैजार्डस। ये नॉन हैजार्डस है मतलब हानिकारक नहीं है, एक अहानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है। ऑफकोर्स सॉलिड होता है, इट इज़ अ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द कम्युनिटी रिक्वायरिंग कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टिंग टू द ट्रीटमेंट और द डिस्पोजल साइट। इसको डिस्पोज करने की आवश्यकता होती है, आपका ट्रीटमेंट करने की, उपचार करने की आवश्यकता होती है। दिस गार्बेज कंप्राइजेज ऑफ द 4 आइटम दैट आर हाईली। गार्बेज आ गया दूसरे नंबर पे। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, पहला आपका क्या? रिफ्यूज़, उसके बाद एसेस, उसके बाद है गार्बेज, रबिश। सबसे पहले हमने क्या बात किया? रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब है नॉन हैजार्डस होता है, सॉलिड होता है, और बेसिकली दोस्तों ये किसी काम का नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको कलेक्ट करना और इसका ट्रीटमेंट जो है वो आपका अनिवार्य होता है। दूसरा है गार्बेज। गार्बेज जो होते हैं दे आर हाईली डिकम्पोजेबल और प्यूट्रेसिबल फूड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, मीट हो गया, ये इसके अंदर आते हैं दोस्तों। हाईली प्यूट्रेसिबल का मतलब क्या? बहुत जल्दी से गल जाते हैं। दे आर डिकम्पोजेबल, इनका विघटन बहुत अच्छे से हो जाता है। जैसे वेजिटेबल्स या मीट प्रोडक्ट्स हो गए, इनको हम बोलते हैं गार्बेज। रबिश का मतलब क्या होते हैं दोस्तों? ये रबिश जो होती है दे आर नॉन प्यूट्रेसिबल, ये गलते सड़ते नहीं है जल्दी, दे आर नॉन प्यूट्रेसिबल मटेरियल। जैसे ग्लास हो गया आपका, रबड़ हो गया, पॉलीथीन के बैग्स हो गए, प्लास्टिक के टेक्सटाइल्स हो गए, दीज आर द रबिश दैट कंटेन द नॉन प्यूट्रेसिबल मटेरियल। ओके, और लास्ट में 4th पे बात करूँ तो क्या है दोस्तों? 4th पे है राख। राख कैसे बनती है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो एस कैसे बनती है दोस्तों? आपका राख, कोई भी चीज़ जो इनकम्बस्टिबल मटेरियल होता है, जो जल जाता है, तो जल जाने के बाद में एक इनर्ट सब्सटेंस बनता है, बचता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका राख। आपको पता होगा सारी। सो म्युनिसिपल वेस्ट को 4 भागों में बांटा, रिफ्यूज़, गार्बेज, रबिश और राख, है ना। चारों के बारे में ये रहा।
पहला जो है ये आपका रबिश के बारे में है, पहला जो था वो आपका रिफ्यूज़, दूसरा है ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट नाम से ही आप समझ गए हो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब किससे आएगा, इंडस्ट्री से आएगा। दोस्तों इंडस्ट्रियल वेस्ट को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या होगा दोस्तों, हैजार्डस, वो आगे पढ़ाएंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है इंडस्ट्री से जनरेट होता है दोस्तों, सबसे पहली बात। और सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होता है आपके यहाँ पर वो पेपर इंडस्ट्री से यहाँ पर जनरेट होता है। इसको हम दो तरीकों से बांटते हैं दोस्तों, हैजार्डस और नॉन हैजार्डस। हैजार्डस किसको कहते हैं समझना पड़ेगा आपको। तो हमारे पास एक एक्ट है रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट 1976 यूएसए का। इसके अंदर में हैजार्डस मटेरियल जो वेस्ट है उसको डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं अभी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा आप जिससे याद कर सकते हो, TRIC ट्रिक। सो इन ट्रिक्स के आधार पर आप पहचान सकते हो क्या कि कौन सा आपका हैजार्डस है या नहीं है। और वो ट्रिक क्या है दोस्तों, T स्टैंड फॉर टॉक्सिटी, R स्टैंड फॉर रिएक्टिविटी, I स्टैंड फॉर इग्निटेबिलिटी एंड C स्टैंड फॉर कोरोजिटिविटी। ठीक है, कोरोजिविटी, इन 4 आधारों पर अगर आपके पास जो वेस्ट है अगर वो टॉक्सिक है, रिएक्टिव है, इग्निशेबल है, कोरोजिव है, तो आप उसको किस में रख दोगे, हैजार्डस वेस्ट के अंदर में उसको आप कैटेगराइज कर दोगे। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन इंडस्ट्रीज दैट जनरेट द हैजार्डस वेस्ट आर कुछ कॉमन इंडस्ट्री जैसे सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट इंडस्ट्री। ये वो कॉमन इंडस्ट्री है दोस्तों जिनसे हैजार्डस मटेरियल जो है वो आपका जनरेट होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, प्लेलिस्ट में नहीं थी सिमरन गौतम, ये क्लास अभी है तो प्लेलिस्ट में नहीं थी तो क्लास नहीं हुई थी अपनी, तो इसलिए प्लेलिस्ट में आपको नहीं दिख रही थी। ओके, और बाकी जो भी क्लास नहीं दिखती आपको, जैसे मॉर्निंग करंट अफेयर हुई है, जो भी क्लास जिस टाइम पे होती है उसकी क्लास अगर आपको नहीं दिखती है तो एक बार उसकी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। ओके, हैजार्डस अपशिष्ट पदार्थ ये हमने बात कर लिया है ना। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट। अच्छा, ये तो थे सॉलिड वेस्ट जनरेशन। अब मैं बात करते हैं इनको डिस्पोज कैसे करोगे, इनका प्रबंधन कैसे करोगे ना। अपशिष्ट पदार्थ तो जनरेट हो रहे हैं लेकिन हम उनका प्रबंधन कैसे करते हैं दोस्तों। हमारे पास डिफरेंट आपके तरीके हैं, अलग अलग मेथड हैं जिनसे हम ये करते हैं। कौन कौन सा है, पहला ओपन डंपिंग। भाई वेस्ट कलेक्ट, ये सॉलिड वेस्ट है, इसको उठाओ और कहीं पे ले जाके ओपन लो लाइंग एरिया जो है जहाँ झील वाले इलाके वहाँ पे डंप कर दो, जाके फेंक दो। उससे नुकसान होंगे, देखते हैं नुकसान होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा है सैनिटरी लैंडफिल। इसके अंदर क्या, ज़मीन के अंदर कोई गड्ढा होता है जो लो लाइंग एरिया होता है उसमें डाल दो और उसके बाद उस एरिया को कवर कर दो, उसको हम बोलते हैं सैनिटरी फिल। तीसरा है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब खाद बना लो, जो बायोडिग्रेडेबल है, जो डिग्रेड हो सकता है, उससे आप क्या बना सकते हो, आपका खाद बना सकते हो, कंपोस्टिंग। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप दोस्तों, पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े बना दो, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको बांट दो, बिल्कुल ठीक है, पल्वराइज कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो गाइस, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या होता है दोस्तों आपका इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के साथ में आपके पास क्या है दोस्तों, प्रायोलाइसिस। इंसिनरेशन का मतलब है हाई टेम्परेचर के ऊपर उस वेस्ट को बर्न कर दो, जला दो। इंसिनरेशन जो आपका प्रायोलाइसिस होता है ये भी ऐसा ही होता है, दोनों में फ़र्क होता है, कुछ बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। और लास्ट है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है, उस कचरे के अंदर में आप कीड़ों का पालन करो। वर्मी कल्चर, वर्मी मतलब क्या होता है, कीड़े पाल लो वहाँ पे। कीड़े जब आप पालोगे तो क्या होगा दोस्तों, कीड़े जो है वो उस जो आपका वेस्ट मटेरियल उसको खाएंगे और जो उनका एक्सक्रीटा होता है ना, कीड़ों का जो एक्सक्रीटा होगा दोस्तों, वो उस कंपोस्टिंग के अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ऐड कर देगा। तो वो जो आपकी जो खाद बनेगी, जो कंपोस्ट बनेगी, वो बहुत न्यूट्रिशियस हो जाएगी और जो आपका एग्रीकल्चर है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल आपका हो जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड बाय विच यू कैन डिस्पोज द सॉलिड वेस्ट। आप सॉलिड वेस्ट को इन अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हो गाइज, डिस्पोज कर सकते हो। ठीक है, अब एक एक के बारे में बात करते हैं। तो पहला बात करें ओपन डंपिंग। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल मेथड। क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। सॉलिड वेस्ट आप शहर से कलेक्ट करो और किसी भी शहर के बाहर जो निचले इलाके हैं, लो लाइंग एरिया, उसमें ले जाके डंप कर दो, फेंक दो। ये क्या होगा दोस्तों आपका ओपन डंपिंग। ठीक है, इट रिजल्ट इन द कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। लेकिन इससे यार एनवायरनमेंट आपका प्रदूषित होगा कि नहीं होगा, हाँ, इससे आपका एनवायरनमेंट प्रदूषित होगा। अगर उसके अंदर हैजार्डस पॉल्यूटेंट है, हैजार्डस वेस्ट है, तो आपका जो आपका पर्यावरण जो है वो प्रभावित होगा। बहुत सारी डिफरेंट गैसेस रिलीज होंगी। ठीक है, वो गैसेस जो है वो आपका डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करेंगी। तो हाँ, ओपन डंपिंग करते हो तो आप क्या होगा दोस्तों, उस कचरे में से आपके एनवायरनमेंट के अंदर कंटामिनेशन होगा ही होगा। ठीक है, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार इसको नहीं मानती है, भारत सरकार इसको अलाउ नहीं करती है कि आप ओपन के अंदर में कचरा डंप करो। ठीक है, इट कॉज ऑब्नॉक्सियस स्मेल एंड इज अ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द
फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। क्यों दोस्तों, ऐसे इलाकों पे बदबू हो जाती है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर मच्छरों और जो मक्खियाँ होती हैं ना, उसका एक घर बन जाता है। और मच्छर मक्खी कितनी बीमारियाँ फैलाती है आप लोगों को पता ही है ना। तो बहुत ही सरल विधि है, ठोस कचरा शहर के बाहर ले जाओ एकत्रित करके और किसी भी निचले इलाकों में फेंक दो, ठीक है। भारत सरकार को ये अस्वीकार्य है, इससे बहुत अप्रिय गंध उत्पन्न होती है और मक्खी मच्छरों के लिए एक प्रजनन स्थान क्रिएट हो जाता है, और मक्खी मच्छर फिर आपको बीमारियां फैला के देती हैं, वो अलग है। अगली बात करते हैं गाइस, सैनिटरी फिल। सैनिटरी फिल क्या होता है, ठीक है, सैनिटरी फिल बता देते हैं। ठीक है, सैनिटरी फिल क्या होता है वो देख लेते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन इन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये होता वैसा ही है दोस्तों, आप किसी भी लो लाइंग एरिया के अंदर में कोई लैंड एरिया है, उसके अंदर आप कचरा डाल देते हो, लेकिन आप उसको कवर कर देते हो, ठीक है, बार बार उस पर आप कवर करते हो, तो वो क्या होता है बता देता हूँ। इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट और ऑन इन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, अपर लेयर जो अर्थ सरफेस की, वहाँ पर इसको डालते हैं हम। The refuse is dumped and compacted in the layer of 0.3 to 0.6 meter, and after a day work, when the depth is filling become 1/5, it is covered by the earth layer of about 15 से 30 इंच थिकनेस। ये टेक्निकलिटी है, जिसको पढ़नी है, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट बनना है, न्यूटन आइंस्टीन का भतीजा हो वो पढ़ सकता है, बाकी जिसको नहीं पढ़ना, मोटी मोटी बात इतनी याद रखो भाई, सैनिटरी फिल के अंदर क्या करेंगे, गड्ढे के अंदर कूड़ा डालेंगे, कचरा डालेंगे, उसके बाद में उसको कंक्रीट से ढक देंगे, तो गैस नहीं बनेगी उसमें, ठीक है, बदबू नहीं आएगी वहाँ से, प्लस मच्छर और मक्खी वहाँ पर पैदा नहीं होंगे। ये यहाँ पे लैंड जो आपकी सैनिटरी लैंडफिल है उसका फ़ायदा यहाँ पर होगा। बिफोर डंपिंग द सेकेंड लेयर, ठीक है, कॉम्पैक्शन इज डन बाय द बुलडोजर। देखो एक लेयर डाली, उसके बाद मिट्टी बिछा दी, फिर बुलडोजर चला दो, उसके बाद फिर दूसरी लेयर बिछा दो, फिर बुलडोजर चला दो उसके ऊपर, तीसरी लेयर बिछा दो, फिर बुलडोजर चला दो। जब वो सरफेस तक आ जाए, ग्राउंड सरफेस तक, तो हैवी जो कंक्रीट होता है ना आपका, वो डाल दो उसके ऊपर, मामला ख़त्म, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। समझ में बात आ रही है आपको। सो इससे क्या होगा, जो आपने रिफ्यूज़ डाला है ना, ठीक है, वो स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो डिकम्पोज होते रहेंगे टाइम के साथ साथ, और जो नॉन डिकम्पोजेबल है वो पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात। सो इस प्रकार से ये बनता है आपका क्या, सैनिटरी लैंडफिल। बहुत आसान चीज़ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या करेंगे, ठोस अपशिष्ट पदार्थ डालेंगे, उसके बाद में पृथ्वी की सतह से उसको ढकते जाएंगे। भाई पहले कचरा डाल दिया, मिट्टी की परत डाल दी, बुलडोजर चला दिया उसके ऊपर, फिर दोबारा फिर कचरा डाल दिया, फिर बुलडोजर चला दिया, फिर मिट्टी डाल दी, ऐसे ऐसे करके, और लास्ट में उसको मोटी कंक्रीट की लेयर से उसको ढक देते हैं। इसको बोलते हैं हम सैनिटरी लैंडफिल। तीसरी बात करते हैं, सैनिटरी लैंडफिल के कुछ एडवांटेज हैं हमारे पास। वो एडवांटेज क्या है दोस्तों, ये सिंपल है और इकोनॉमिकल है ना, सिंपल और इकोनॉमिकल है। सेपरेट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिफ्यूज़ इज़ नॉट डन। इसमें आपको अलग अलग, ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रकार के आपको अलग अलग जो कचरा है उसको अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं, आप सिंपल कर सकते हो, सारे कचरे को एक साथ डाल के उसको डंप कर दो, ठीक है। नो फर्दर डिस्पोजल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, ज़्यादा फर्दर डिस्पोजल आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आप पुरानी एक बार आपने डाल दिया, उसको आप रिक्लेम भी कर सकते हो, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या है, डंपिंग साइट में नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल। हो सकता है आपको हर टाइम ऐसी डंपिंग साइट जो अवेलेबल ना हो, आपके पास हो ही ना हो। कॉन्टीन्यूस जनरेशन ऑफ द फॉल गैस, और यहाँ से यार गैस तो यहाँ से भी जनरेट होती है, ऐसा नहीं है कि गैस यहाँ से जनरेट नहीं होगी, यहाँ से भी गैस जनरेट होगी, ठीक है। सर क्या इससे पॉल्यूशन नहीं होगा? दोस्तों लवप्रीत, पॉल्यूशन तो इससे भी होगा, ऑब्वियस बात है। इससे सॉइल पॉल्यूशन होगा, ग्राउंड वाटर के अंदर में वहाँ पर पॉल्यूशन होगा, लीचिंग होगी, बट ये तरीका है जो हम करते हैं, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। ऑफकोर्स इससे पॉल्यूशन होगा, ग्राउंड वाटर आपका कंटेमिनेशन होगा, इससे सॉइल कंटेमिनेशन इससे होगा, तो ऑब्वियस बात है होगा डेफिनेटली इससे पॉल्यूशन, बट दीज आर द मेथड जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बताना तो पड़ेगा ना आपको। सैनिटरी लैंडफिल जो है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेज जो है वो बनती है दोस्तों। द मूवमेंट ऑफ द लैंडफिल गैसेज इज कंट्रोल्ड बाय द लैंडफिल सीलेंट्स। अगर आपको गैस निकलने से रोकना है तो आप इसमें सीलेंट लगा सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको फॉर दिस पर्पस कॉम्पैक्टेड क्ले इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जो चिकनी मिट्टी है ना उसका हम इस्तेमाल करते हैं, कॉम्पैक्ट क्ले का हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। अगली बात है दोस्तों कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब सभी को पता है क्या करते हैं, जो भी खाद होता है ना उसको हम, जो भी कचरा होता है ना हमारे पास जो घर में उत्पन्न होता है उसका हम खाद बना लेते हैं, ठीक है, दैट इज कंपोस्टिंग। अच्छा मेथड है दोस्तों ये, ठीक है। कंपोस्टिंग इज रिफ्यूज, कंपोस्टिंग ऑफ रिफ्यूज इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट।
सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने का ये एक बायोलॉजिकल मेथड है। इफ द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सक्लूडिंग प्लास्टिक, लेदर एंड रबड़ आर सेपरेटेड फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट एंड आर सब्जेक्टेड टू द डिकम्पोजिशन आइदर एनारोबिकली और एनारोबिक और एरोबिक का मतलब क्या है दोस्तों, हवा और या तो हवा के साथ या हवा के बिना। तो आप कंपोस्टिंग जो है दोनों तरीकों से कर सकते हो। द रिमेनिंग एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंपोस्ट, उसको हम कंपोस्ट या ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमस। द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ सेपरेशन एंड बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट विच इज कॉल्ड द कंपोस्टिंग, ठीक है। मतलब यार जो बैक्टीरिया है ना, जब आपके सॉलिड वेस्ट को गला के खाद में निर्माण कर देता है तो उसी को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। सो हम ये भी एक तरीका जो है वो आपका फॉलो करते हैं, आप लोग सब जानते हैं। अब कंपोस्टिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, कार्बन नाइट्रोजन रेशो। 2014 में यहाँ से क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन रेशो क्या होता है, तो बैक्टीरिया इस कार्बन नाइट्रोजन रेशो को यूज़ करते हैं अपने सेल बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। जो बैक्टीरिया है ना उनके सेल बिल्डअप होते हैं तो वो यूज़ करते हैं कार्बन नाइट्रोजन के रेशो को। CN रेशो जो है इट शुड बी 30 to 50% फॉर ऑप्टिमम डाइजेशन। जो CNN रेशो है वो 30 से 50% होना चाहिए ऑप्टिमम डाइजेशन के लिए। इन इंडिया डाइजेशन इज डन बाय द 2 मेथड। भारत के अंदर 2 तरीकों से होता है, एक तो होता है इंदौर मेथड और दूसरा होता है बेंगलोर मेथड। तो याद रखना कंपोस्टिंग के 2 मेथड हैं, पहला है आपका इंदौर मेथड और दूसरा क्या है दोस्तों आपका बेंगलोर मेथड। इंदौर मेथड जो है ये क्या है, इट यूज़ एरोबिक कंडीशन। एरोबिक मतलब हवा चलती रहेगी, इसमें हवा पास होती रहती है। इट यूज़ एरोबिक कंडीशन फॉर डिकम्पोजिशन, इसमें एयर जो है उसका इस्तेमाल होता है, हवा इस्तेमाल होती रहती है। इन दिस मैथड मिक्सर इज कैप्ट इन एरोबिक बाय पाइलिंग इट इन द लेयर एंड कॉन्टिन्यूसली टर्निंग दोज लेयर टू एंश्योर एनारोबिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या करते हैं, ये कचरा आपने डाल दिया है ना, ठीक है यार, इसकी हिंदी स्लाइड नहीं है, डोंट वरी, समझा रहा हूँ आपको। कचरे का ढेर डाल दिया, अब समय समय पर हम इसको पलटी करते रहते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे इसको पलटते रहते हैं समय समय पर। इस कचरे को पलटते क्यों रहते हैं, ताकि नीचे वाला ऊपर आ जाए, ऊपर वाला नीचे, तो हवा जो है, एयर फ्लो जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। इससे क्या होगा गाइज, आपका एयर फ्लो मेंटेन रहता है। सो इसमें इसको हम बोलते हैं इंदौर मेथड। तो इंदौर मेथड में याद रखना दोस्तों आपका एरोबिक कंडीशन होती है, मतलब हवा जो है वो कंस्टेंट सप्लाई होती रहती है। बेंगलोर मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड सॉइल इज डग एंड रिफ्यूज इज डंप इनटू द ट्रेंच। इससे सॉइल खोदी जाती है, ठीक है, मिट्टी को खोद लेते हैं और एक खाड़ी बना के ना उसके अंदर में हम क्या करते हैं, आपका ये जो कचरा है उसको डाल देते हैं। इसके बाद ट्रेंच को हम 15 सेंटीमीटर की सॉइल की लेयर से कवर कर देते हैं। अब इससे एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी, हवा नीचे जा ही नहीं पाएगी, है ना। सो द मिनिमम डेप्थ ऑफ द ट्रेंच इज 1.5 मीटर, इतनी डीप उसकी डेप्थ होनी चाहिए। कंसिडरेबल हीट इज इवॉल्व इन द प्रोसेस दैट किल्स एंड प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो कॉम्पैक्ट होगी तो उसके अंदर क्या होगा गाइज, हीट ज़्यादा होगा तो मच्छर और मक्खी वहाँ पैदा नहीं हो पाएंगे। और ये मेथड जो है ये वाइडली अडॉप्ट किया जाता है। बेंगलोर मेथड जो है वो इस्तेमाल में ज़्यादा लाया जाता है, ठीक है। यस लवप्रीत, इंदौर मेथड जो है, इंदौर मेथड आपका कैसा है, एरोबिक मेथड है, और बेंगलोर मेथड जो है वो कैसा है, एनारोबिक मेथड है। अब होता है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब कुछ नहीं है, इसमें क्या है, जो आपका कचरा है ना, जो रिफ्यूज़ है ना, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, एकदम टुकड़े टुकड़े कर दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्या करो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। रिफ्यूज ऑफ पल्वराइज्ड इज द ग्राइंडिंग मशीन सो एज टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ग्राइंड कर दो, ठीक है। एंड इट इज़ देन फर्दर डिस्पोज आइदर एनारोबिकली और एरोबिकली। इसके बाद आप चाहे एरोबिकली डिस्पोज करो इसको या एनारोबिक, दोनों तरीकों में से कैसे भी इसको डिस्पोज कर सकते हो। बट पल्वराइजेशन का मतलब क्या है, सिंपली आपको इसके अंदर क्या करना है, पहले उसको ग्राइंड कर लेना है, टुकड़ों को काट लेना है, बिल्कुल महीन बारीक पीस लेना है, उसके बाद आपको उसको डिस्पोज करना है। इंसिनरेशन एंड प्रायोलाइसिस सेम टाइप के हैं, लेकिन डालो उसमें आग लगा दो तो वो होगा इंसिनरेशन, आपने उसको जला दिया, अब इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरा, आपको क्या करो, आप उस कचरे को ले जाके तवे पे डाल के गर्म करो। इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों, आप उसको आग ही तो दे रहे हो, हीट तो सप्लाई कर रहे हो ना। लेकिन इस केस में आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो उसको, आपको हीट मिल नहीं रही, तो इसमें हीट आप क्या कर रहे हो दोस्तों, सप्लाई। तो बेसिक फ़र्क होता है। इंसिनरेशन ऐसे समझ लो जैसे आपने कूड़े कचरे में आग लगा दी, और पैरालिसिस का मतलब क्या है, जैसे आप तवे पे सेक रहे हो उसको, आप हीट सप्लाई कर रहे हो उसको धीरे 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 धीरे। फ़र्क क्या है, इंसिनरेशन के अंदर में एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है, यहाँ से ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, और प्रायोलाइसिस के अंदर क्या होती है, यहाँ पर ऊष्मा आपको सप्लाई करनी पड़ती है। दोनों ही मेथड है। सो इंसिनरेशन मीन्स बर्निंग द सॉलिड वेस्ट इन वेल डिज़ाइन फर्नेस। एक वेल डिज़ाइन फर्नेस होता है, उसके अंदर हम इस वेस्ट को जलाते हैं। ये बेस्ट मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट का। सॉलिड वेस्ट का बेस्ट मेथड है
जिससे हम सॉलिड वेस्ट को, सॉलिड कचरे को जलाते हैं। ऑक्सीजन एंड हीट इसमें लगातार हम सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एनी ऑर्डर और डस्ट, इससे कोई धूल या कोई गंदी बदबू स्मेल इससे प्रोड्यूस नहीं होती। बट ये बहुत हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर हम इसको जलाते हैं तो खर्चा बहुत आता है इंसिनरेशन के अंदर, ठीक है। इंसिनरेशन प्राइलिसिस, तो इंसिनरेशन मैंने बताया, प्राइलिसिस जो है ये क्या है, बर्निंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। इसमें हम ऑक्सीजन नहीं देते, यहाँ पर हम ऑक्सीजन, इंसिनरेशन में हम ऑक्सीजन देते हैं, इसमें ऑक्सीजन हम नहीं देते। इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दो प्रोसेस होती है दोस्तों, एक तो होती है एक्सोथर्मिक और एक क्या होती है एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब है कोई चीज़ एमिट हो रही है, बाहर निकलेगी, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये इंसिनरेशन, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सो मतलब कुछ बाहर आता है, थर्मिक मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, तो इससे हीट बाहर आती है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है इंसिनरेशन के अंदर। लेकिन प्रायोलाइसिस जो है इसके अंदर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है इस केस में, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, इन दिस केस यू हैव टू सप्लाई द हीट। ये आपकी क्या है दोस्तों, एंडोथर्मिक। याद रखना है, पूछ लिया जाता है इंसिनरेशन और प्रायोलाइसिस में डिफरेंस, आप सिंपल दिमाग में याद रखो। इंसिनरेशन में हम कूड़े के ढेर में आग लगा देते हैं, और प्रायोलाइसिस में क्या, उसी कूड़े को अगर आप तवे पे रख के गर्म करो, दैट इज प्रायोलाइसिस, ठीक है। चलिए, वर्मी कल्चर एक और मेथड है। वर्मी कल्चर में क्या होता है दोस्तों, इसमें हम अर्थवॉर्म, इसको हम ना अर्थवॉर्म फार्मिंग भी बोलते हैं, अर्थवॉर्म फार्मिंग, कि आपने ना वो जो आपका ज़मीन पे जो कीड़े रहते हैं ना, आपने उसकी फार्मिंग की, आप वो कीड़े पाल रहे हो, ठीक है। कीर्ति श्रीवास्तव ये इसलिए क्या था कि लास्ट क्लास जो थी हमारी, वो लाइट चली गई थी, तो उसमें बफरिंग हो रहा था, तो वो क्लास ढंग से नहीं हो पाई थी, इसीलिए चीज़ किया है जल्दी से। इन दिस मैथड अर्थवॉर्म आर एडिड टू द कंपोस्ट, इसके अंदर अर्थवॉर्म कंपोस्ट में ऐड हो जाता है। द वॉर्म ब्रेक्स द वेस्ट एंड एडिड एक्सक्रीटा, इससे क्या होता है, जो वॉर्म है ना, वो जो कीड़ा है, वो अपना एक्सक्रीटा उसमें ऐड कर देता है। ये एक्सक्रीटा जो होता है न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट उसके अंदर में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लास हम समाप्त करेंगे क्योंकि दूसरी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है फटाफट से। सो मैं बता दूं दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई बात है, क्वेरी है, पूछ सकते हो। ये मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, फॉलो कर लो। बहुत जल्द मैं आपकी ये क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, पॉलिटी कहाँ पर, प्लस पर, और ये फ्री क्लास होगी, तो आप सब लोग इसको अटेंड कर पाओगे। इसका लिंक मैं यहीं पे दूंगा, इन जगहों पे। आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, क्योंकि अभी अभी हमारा अनअकैडमी पे मेरा प्लस पे कोर्स आया दोस्तों, किसका, ज्योग्राफी का, ठीक है। आप ज्वाइन करना चाहते हो, कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, डाउट है, आप यहाँ मेल कर सकते हो। ये टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, यहाँ पर आप फॉलो कर लो टेलीग्राम चैनल को, नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए। सो दोस्तों, ये आप कोई भी बच्चा अगर अनअकैडमी पे हमसे जुड़ना चाहता है तो अनअकैडमी आप इंस्टॉल करो, उसमें आप गोल चूज़ करो, यहाँ प्लस का ऑप्शन आएगा, यूपीएससी सीएससी, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन। आपको पता है कोड क्या यूज़ करना है गाइज, आपको सुमित 10 24 मंथ इसमें ईएमआई अवेलेबल है, ठीक है। 24 मंथ का यानी कि 43,200 का ये कोर्स आपको पड़ेगा बाय यूजिंग दिस कोड सुमित 10। आप इसको 2 साल में पे कर सकते हो, 2 ईयर में ईएमआई के द्वारा, हर साल, मतलब 2 साल आप धीरे धीरे इस कोर्स पे। लेकिन इसके लिए आवश्यकता होती है आपके पास क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। आपको क्या चाहिए होगा, क्रेडिट कार्ड। सो जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वो ईएमआई का ऑप्शन जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। जिसको भी कोई डाउट हो, आप मेरे को इस आईडी पर क्या कर सकते हो गाइज, मेल कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ एक इसके सेकंड पार्ट के साथ में। और जो सेकंड पार्ट होगा गाइज आपका, वो कौन सा होगा, इसके अंदर मैं कुछ प्रोसेस और कराऊंगा आपको, बायो रिमीडिएशन। आज करते बट अभी टाइम है नहीं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं आपको, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।